हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके? बढ़िया। आज क्वेश्चंस करा रहे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर 2 के 1 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन ए के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके। समझते चलिए एक एक करके और अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट डाल के। पहला क्वेश्चन है, कैन वी प्रोड्यूस हाई वोल्टेज ऑन ह्यूमन बॉडी विदाउट गेटिंग अ शॉक? क्या हम हाई वोल्टेज ह्यूमन बॉडी पे प्रोड्यूस करा सकते हैं बिना उसे शॉक दिए? हाँ, बिल्कुल करा सकते हैं। सबको पता होगा, ये तो बहुत छोटी सी बात है कि ह्यूमन बॉडी को जो करंट लगता है वो कब लगता है? जब हम अर्थ से कनेक्टेड होते हैं, यानी कि बॉडी की हमारी की अर्थिंग हो रखी है अगर, तो हमें करंट लगेगा। सपोज़ हमारी बॉडी की अर्थिंग नहीं हो रखी तो हमें करंट नहीं लगेगा। जैसे एग्जांपल आपने देखा होगा कि एक चिड़िया जो है वो लाइव वायर पे, मोटे वाले वायर पे भी ऊपर बैठी रहती है तो भी उसे करंट नहीं लगता। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर कोई भी इंसान बिना अर्थिंग के किसी भी हाई वोल्टेज के कनेक्शन में आ जाता है तो क्या होगा? उसे करंट लगेगा? उसे बिल्कुल भी करंट नहीं लगेगा। तो हम यहाँ पे बोलेंगे हाँ, हम हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करा सकते हैं। बस करना क्या है कि द पर्सन मस्ट बी स्टैंडिंग ऑन अ हाईली इंसुलेटिंग प्लेटफॉर्म। हाई इंसुलेटिंग प्लेटफॉर्म पे आप उसे खड़ा कर दीजिए, काफ़ी मोटा, मान लो लकड़ी का बोल रहा हूँ मैं, तो बहुत ऊंचा प्लेटफॉर्म होना चाहिए वो लकड़ी का, जिस पे अगर आप उसे खड़ा कर दोगे तो आप हाई वोल्टेज प्रोड्यूस कर सकते हो। देयरफॉर विद हाई वोल्टेज ऑन द बॉडी नो चार्ज विल फ्लो टू द ग्राउंड। कोई चार्ज ग्राउंड में फ्लो नहीं होगा एंड द पर्सन विल नॉट गेट एनी शॉक, और उसे कोई भी शॉक नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज कांस्टेंट इन अ रीजन, व्हाट कैन यू से अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड देयर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट हो गया, तो वहाँ के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या कह सकते हो? E किसके बराबर है? -dV/dr के बराबर होता है। अब इसने बोला कि V कांस्टेंट है। V कांस्टेंट, इसका मतलब dV वाली जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? जीरो आएगी। दैट मीन्स ये वाली पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? जीरो हो गया। If electric field intensity is zero at a given point, will the electric potential be necessary zero at that point? अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाती है तो क्या वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जीरो होगा? इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके उल्टा क्वेश्चन कर दिया गया है। अभी क्या बोला था कि V कांस्टेंट था तो E जीरो था, E जीरो हमने निकाल के दिखाया। अब कह रहा है E जीरो है तो क्या V भी जीरो आएगा उसके में? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, E=-dV/dr होता है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू जीरो पुट करता हूँ तो इसका मतलब क्या होगा कि जो dV है, dV क्या है? चेंज। जो चेंज है वो जीरो है, ना कि पोटेंशियल जीरो है। मतलब जो पोटेंशियल है वो ऐसा हो सकता है कि वो कांस्टेंट हो, चेंज ना हो रहा हो, तो भी तो dV की वैल्यू जीरो आएगी ना। बट dV क्या था? कुछ भी नहीं था, V2-V1 था, या V1-V2 था, आप कुछ भी समझ सकते हो। चेंज इन पोटेंशियल ही तो होता है। और ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू अगर मैं सेम कर दूँ, दोनों 10-10 वोल्ट हैं, तो आंसर क्या आएगा? dV जीरो आ जाएगा। तो dV जीरो है, क्या पोटेंशियल जीरो है उस टाइम पे? नहीं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है उस पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या हो जाए? जीरो हो जाए। वही आंसर में मैंशनड है, लिखा है वही, आप समझ सकते हैं आसानी से। कैन टू इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज इंटरसेक्ट ईच अदर? क्या दो इक्विपोटेंशियल सर्फेस इंटरसेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे को? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो जैसे आपने पढ़ के आए, क्या दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं? क्या दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं? नहीं। तो इसी तरीके से दो इक्विपोटेंशियल सर्फेस भी नहीं कर सकते। अगर वो करेंगे, इफ टू इक्विपोटेंशियल सर्फेस इंटरसेक्ट, देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इक्विपोटेंशियल सर्फेस से कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे, टेंजेंट ड्रॉ करते थे, तो वो डायरेक्शन क्या देती थी? वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देती थी। तो अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आप फिर दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो तो दो डायरेक्शन हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सर्फेस इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन टू बी जीरो, वाई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अर्थ का इतना ज़्यादा होता है फिर भी उसे जीरो क्यों कंसिडर करते हैं हम? Earth is a good conductor of very large size. When some small charge is given to the Earth, its potential does not change. Hence, potential of Earth is assumed to be zero. It is like sea level being taken as a zero level for measuring all heights. क्या बोला है कि अर्थ जो है वो बहुत अच्छा कंडक्टर है, और अर्थ जो है वो क्या है, उसका साइज़ भी बहुत बड़ा है। अगर आप थोड़ा सा चार्ज 10-20 कूलम चार्ज अर्थ को दे भी देते हो तो उसके पोटेंशियल पे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपने सबने फार्मूला पढ़ा होगा, Q=CV। सबने पढ़ा है Q=CV। ठीक है, यहाँ से अगर सी का फॉर्मूला बनाते हैं तो क्या बनता है? Q/V बनता है। अगर मैं थोड़ा बहुत चार्ज दे भी देता हूँ, V हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, तो ये आपका सी का फॉर्मूला बन गया। अगर मैं क्या करता हूँ, थोड़ा बहुत चार्ज दे भी देता हूँ इसे, तो थोड़ा बहुत चार्ज देने से क्या होगा कि जो सी की वैल्यू है क्या वो बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ेगी सी की वैल्यू। क्यों? क्योंकि बहुत मामूली सा चार्ज है, उसकी कैपेसिटी जो है वो पहले से ही बहुत ज़्यादा है,
उसका पोटेंशियल जो उसकी कैपेसिटी है वो पहले से ही बहुत ज़्यादा है, तो उसका पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। कैपेसिटी की बात कर लो चाहे पोटेंशियल कर लो, V = Q/C आ जाएगा, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं चार्ज के। ठीक है, तो पोटेंशियल क्या होगा अर्थ का, हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि अर्थ का पोटेंशियल क्या है, वो जीरो है। मतलब हम जीरो एक रेफरेंस मान के चलते हैं, एक्चुअली वो जीरो नहीं है, हम अज्यूम करके चलते हैं एज ए रेफरेंस कि हम जहाँ कहीं भी लेंगे उसे जीरो ले लेंगे। इट इज़ लाइक सी लेवल बीइंग टेकन एज जीरो लेवल फॉर मेजरिंग ऑल हाइट्स। किस तरीके से ये कि सी लेवल को जो है वो जीरो लेवल मान के चल रहे हैं हम, और सारी हाइट क्या मेजर कर रहे हैं, वहाँ से मेजर करते हैं। देखा होगा आपने, जब आप स्टेशन रेलवे स्टेशन पे जाते हो तो वहाँ पे जहाँ स्टेशन का नाम बोर्ड पे लिखा होता है वहाँ पे मीन सी हाइट लेवल भी लिखा होता है। वो क्या करते हैं, हम किसी भी चीज़ की हाइट नापते हैं तो हमने जो स्टैंडर्ड या रेफरेंस मान रखा है वो कहाँ से मान रखा है, सी का जो बेस है वहाँ से हम हाइट को मेजर करते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे अर्थ के केस में है कि जो अर्थ का पोटेंशियल है उसको छोड़ के हम क्या मान के चलते हैं, जो जीरो मान के चलते हैं, उतना उससे आगे जितना भी होगा वो हम पॉजिटिव वैल्यू में लेके चलेंगे। पहले वाले को जो ऑलरेडी उसके पास पोटेंशियल है उसे कंसिडर नहीं करते। इफ़ अ पॉइंट चार्ज टू बी रोटेटेड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर अराउंड अ चार्ज क्यू, व्हाट विल बी द वर्क डन। कह रहा है कि कोई भी पॉइंट चार्ज है वो क्या कर दिया हमने, एक सर्कल में रोटेट कर रहा है, किस में, जिसका रेडियस आर है और चार्ज के आसपास, क्यूब चार्ज के आसपास। ठीक, यानी कि क्यू चार्ज ये रहा मेरा, मैंने यहाँ कोई एक सर्कल बनाया है, इस सर्कल में मैंने क्या कर दिया, एक पॉइंट चार्ज को रोटेट कर दिया जिसका रेडियस आर। तो क्या हो सकता है, वर्क डन क्या होगा, वर्क डन विल बी जीरो बिकॉज इन रोटेटिंग द चार्ज इन ईच सर्कल फोर्सेज अलॉन्ग द रेडियस एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन इज परपेंडिकुलर टू इट, W = Fs cos 90 = 0। नहीं समझ में आया होगा, समझाते हैं अभी। देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, सर्कल में घुमा रहे हैं। अभी आप लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ा था कि कोई भी चीज़ सर्कल में घूमती है तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है टुवर्ड्स द सेंटर, यानी कि जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी, वो कुछ इस तरफ। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पे निकालोगे तो टेंजेंट ड्रॉ करके निकाल सकते हो यहाँ से, ये होगी इसकी डायरेक्शन। तो यहाँ पे अगर आप ये देखोगे कि एंगल कितना बन रहा है इनके बीच में, तो आपको पता चलेगा कि एंगल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। या आप टेंजेंट छोड़ दीजिए, आप ऐसे समझ लीजिए कि फोर्स इस तरफ लग रही थी लेकिन बॉडी का डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है, भाई टेंजेंशियली बोलते हैं ना हम लोग, इस तरफ हो रहा है, यहाँ से बोलोगे तो इस तरफ हो रहा है, यहाँ से बोलोगे तो ऐसे हो रहा है, यहाँ बोलेंगे तो हम, ये डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट की, अलग अलग डायरेक्शन है। तो किसी भी पॉइंट पे आप रेडियस से निकाल लीजिए, तो रेडियस से आपको क्या बना के दिखाएगा हमेशा, वो रेडियस से 90 डिग्री एंगल ही बना के दिखाएगा टेंजेंट। तो cos 90 पुट कर दीजिए, W = Fs cos थीटा में cos 90 पुट करोगे तो वर्क डन विल बी जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक स्फेयर है S1 जिसका रेडियस R1 है, वो टोटल चार्ज Q एनक्लोज कर रहा है। मैंने एक छोटा सर्कल बना लिया, ठीक है, इसके अंदर जो चार्ज है वो कितना चार्ज है, वो प्लस Q चार्ज एनक्लोज कर रहा है। इफ़ देर इज अनदर कंसेंट्रिक स्फेयर S2 ऑफ रेडियस R2 ग्रेटर देन R1, कंसेंट्रिक स्फेयर है तो एक और स्फेयर बना दीजिए बाहर, इसका रेडियस R2 है, एंड देर बी नो एडिशनल चार्ज बिटवीन S1 एंड S2। इसका मतलब जो बड़ा वाला स्फेयर है वो भी कितना चार्ज एनक्लोज कर रहा होगा, प्लस Q ही तो कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ कोई एडिशनल चार्ज नहीं है, क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया है। मतलब छोटे वाले स्फेयर के अंदर भी प्लस Q चार्ज है और बड़े वाले स्फेयर को कंसीडर करोगे तो उसके अंदर भी प्लस Q चार्ज है। ठीक, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2। S1 और S2 के बीच में रेशियो निकाल लीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। कैसे निकालेंगे, फाई का फॉर्मूला क्या होता है, Q/ε0। तो Q1/ε0, Q2/ε0, ε0 से ε0 कैंसिल हो जाएगा, Q1/Q2, और चार्जेस दोनों जो स्फीयर एनक्लोज कर रहे हैं वो क्या है, सेम चार्ज है Q। तो आप रेशियो निकालोगे फ्लक्स का, क्या आएगा, रेशियो 1:1 आ जाएगा। ठीक, चले 7 क्वेश्चन वहाँ हो गए थे, यहाँ से 8th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। नेम द क्वांटिटी विच हैज़ यूनिट्स जूल पर कूलम, इज इट ए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। तो जिन बच्चों ने चैप्टर पढ़ा है अच्छे से, वीडियोस देखी हैं सारी, तो आसानी से बता सकते हैं कि जूल पर कूलम जो है वो किसकी यूनिट होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट होती है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन कोई भी डिफाइंड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ V इक्वल्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस, व्हाट कैन यू से अबाउट E इन दैट रीजन। अगर V जो है वो कांस्टेंट है तो आप E के लिए क्या बोल सकते हो। ये क्वेश्चन अभी मैं ऊपर करा के आया था, वहाँ डिटेल में बताया था, यहाँ शॉर्ट में बताया आपको। थर्ड क्वेश्चन, डज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज और इंक्रीज अलोंग द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है अगर हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के डायरेक्शन में जाते हैं। तो ये चैप्टर में पढ़ाया था, तो यहाँ से आप क्लियरली बोल सकते हो कि वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। व्हाट इज़ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मेटल,
मेटल क्या होते हैं, मेटल बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और जो भी गुड कंडक्टर्स होंगे उनकी डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू क्या होती है, बहुत हाई होती है, और जो इंसुलेटर्स होते हैं उनकी डाइलेक्ट्रिक्स की वैल्यू कम होती है। तो अगर मेटल के लिए पूछता है आपसे तो आप बोल सकते हो कि क्या होगी, वो इन्फिनिटी होगी, बिकॉज मेटल आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इक्विपोटेंशियल सरफेस आर परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस, वाई? इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं फील्ड लाइन से, कहाँ, रीज़न बताइए क्यों। अब ये क्वेश्चन जो है वो दो तरीके से पूछा जाता है, पहले हम इसका आंसर समझाते हैं, फिर ये बताऊंगा मैं कि किस तरीके से ये क्वेश्चन को चेंज करके पूछ सकते हैं। अब ये बताओ मुझे, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे क्या कोई वर्क डन करना पड़ता था हमें किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने के लिए? नहीं करना पड़ता था, ठीक। यानी कि हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, W इज इक्वल्स टू EDS कॉस थीटा, FDS कॉस थीटा, EDS कॉस थीटा पढ़ा है सबको, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को शायद, ठीक है। EDS कॉस थीटा मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक। इन्होंने क्या बोला कि वर्क डन जो है सर वो ज़ीरो है, हमने कहा चलो ज़ीरो पुट कर देते हैं। वर्क डन अगर आप ज़ीरो, कब हो सकता है वर्क डन ज़ीरो पे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और DS तो ज़ीरो नहीं है, हम चार्ज मूव करा रहे हैं, तो इसका मतलब ये वैल्यू ज़ीरो होगी। और ये वैल्यू ज़ीरो कब होती है? जब थीटा की वैल्यू 90 होती है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? और थीटा है क्या? थीटा एंगल है किस किस के बीच में? E और DS के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में। तो हम क्या बोल सकते हैं कि E वेक्टर जो है वो हमेशा क्या रहता है, DS वेक्टर के परपेंडिकुलर रहता है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो यहाँ से बोलेंगे therefore the component of electric field intensity along the equipotential surface is zero, hence the surface is perpendicular to the field lines। और फील्ड लाइंस कैसे बनाते थे हम लोग? इसी तरीके से तो बनाते थे ना फील्ड लाइंस, ये ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो इसलिए इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर रहती हैं वो हमेशा। क्वेश्चन को चेंज कैसे कर सकता है? क्वेश्चन को चेंज इस तरीके से कर सकता है, बोलेगा कि नो वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, वाई? ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ आपको, ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ जब मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ा रहा था, वहाँ पे मैंने प्रूफ भी करके दिखाया था थीटा पुट करके, ठीक है। तो क्वेश्चन को रिवर्स करके इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, तो आप चाहो तो एक क्वेश्चन ऐड कर सकते हो उस तरीके से। ऑन विच फैक्टर्स द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर डिपेंड्स, किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है? तो ये आप नोट कर लीजिएगा, शायद मैंने जब कैपेसिटेंस पढ़ा रहा था जब वहाँ पे नहीं लिखा है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आर्क है बोर्ड्स में, तो इसे नोट कर लीजिएगा। डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स एंड नेचर ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम सेपरेटिंग द प्लेट्स। प्लेट की ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है, प्लेट्स के डिस्टेंस जो डी से स्मॉल डी से डिनोट करते थे उस पर डिपेंड करता है, डाइलेक्ट्रिक के नेचर पर डिपेंड करता है, यानी कि किस तरीके का मीडियम जो है वो सेपरेट कर रहा है दोनों उनके बीच में, प्लेट्स के बीच में, लाइक वो एयर है, वो वैक्यूम है, वो वाटर है, या कोई और मीडियम है, ठीक है। तो ये तीन फैक्टर हैं जो डिसाइड करेंगे कैपेसिटेंस कैपेसिटर का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर रिसाइड्स, कैपेसिटर की एनर्जी कहाँ होती है? इट रिसाइड्स इन द डाइलेक्ट्रिक मीडियम सेपरेटिंग द बिटवीन द टू प्लेट्स। जैसे हमने यहाँ पे बोला ना कि कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करेगा, नेचर पर डिपेंड करता है। तो अगर जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो बहुत अच्छा कंडक्टर है तो वो ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर सकता है, जितनी ज़्यादा एनर्जी स्टोर करेगा उतना अच्छा कैपेसिटर होगा, ठीक है। तो इट रिसाइड्स इन द डाइलेक्ट्रिक मीडियम सेपरेटिंग द टू प्लेट्स, जो भी प्लेट्स के बीच में मीडियम होता है जो सेपरेट करता है उन प्लेट्स को, उसमें जो है वो एनर्जी क्या होती है, स्टोर होती है। कैपेसिटेंस की डायमेंशन क्या होती है? कैपेसिटेंस की डायमेंशन आप आसानी से निकाल सकते हो, ये मैंने यहाँ पे डायरेक्टली आपको लिख के दिखा दिया, M-1 L-2 T4 A2, ठीक। कैपेसिटेंस की डायमेंशन आप आसानी से निकाल सकते हो। क्या करोगे आप निकालने के लिए? Q = CV लगा दीजिए, C की निकालनी है, C = Q/V कर लीजिए। Q की पता नहीं होती है तो Q के लिए क्या कर लीजिए, IT कर लीजिए, और V की क्या कर लीजिए, W/Q कर लीजिए, ठीक है। पुट करेंगे यहाँ पे वैल्यू को, और तो Q भी ऊपर चला जाएगा, IT का स्क्वायर हो जाएगा, वही दिख रहा है यहाँ पे, देखिए, ठीक है। और सॉल्व कर लेना आसानी से, और आंसर आप निकाल सकते हो M-1 L-2 T4 A2। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि कराए हैं आप लोगों को, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, नोट करिएगा इन्हें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस छाट के लाए हूँ, जो भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस थे। और क्वेश्चंस होंगे कॉन्सेप्चुअल तो इस चैप्टर से वो भी लेके आएंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल्स की भी वीडियो लेके आएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, और वीडियो को लाइक शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, बाय बाय।